हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू मिथिला आईएएस एकेडमी, दैट इज MIA। और ये हमारी एनवायरनमेंट की सेकंड क्लास होने वाली है, जिसमें हम अपना चैप्टर 1 शुरू करेंगे, इकोलॉजी, शंकर आईएएस बुक से। और अपना चैप्टर शुरू करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। अभी जो प्रीलिम्स का 2020 जो हुआ है, उसमें मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, जिसमें मैंने एनवायरनमेंट का एनालिसिस किया है। उसमें मैंने एनालिसिस किया था कि आप एनवायरनमेंट कहाँ से पढ़ सकते हैं, एनवायरनमेंट के सोर्सेज क्या हैं, एनवायरनमेंट का अभी तक ट्रेंड कैसा रहा है, हर साल कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्री में, मेंस में, एंड एनवायरनमेंट का सिलेबस क्या था। तो ये सारी बात हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखेंगे। और जैसा कि अभी जो प्रीलिम्स हुआ है 2024 अक्टूबर को, उसमें एनवायरनमेंट्स के 13 क्वेश्चन आए हैं। और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि एनवायरनमेंट से ऑन एन एवरेज 13 to 14 क्वेश्चंस हर साल आते हैं। तो उससे हमें यही पता लगता है कि एनवायरनमेंट यूपीएससी के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे ज़्यादा उसमें पॉलिटी से 16 क्वेश्चंस, और उसके बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस एनवायरनमेंट से आए थे। तो इसलिए एनवायरनमेंट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है पढ़ने के लिए, यूपीएससी के लिए। और जितने भी स्टेट पीसेस है उसमें भी एनवायरनमेंट काफी इंपॉर्टेंट रोल रखता है। इसलिए इसी के साथ हम लोग अपनी सेकंड क्लास चालू करते हैं, अपना पहला चैप्टर इकोलॉजी। तो आज के हमारे टॉपिक्स क्या होने वाले हैं? पहला होगा इकोलॉजी एंड इट्स हिस्ट्री, सेकंड होगा एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स। सो व्हाट इज इकोलॉजी? इकोलॉजी जो टर्म है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जो कि ओइकस और दूसरा है लोगस। ओइकस मतलब होता है होम, मतलब घर, और लोगस मतलब होता है टू स्टडी। तो अगर हम दोनों को मिला के बोले तो इकोलॉजी का मतलब होता है घर की स्टडी। अब घर तो जाहिर सी बात है हमारे एक चार दीवारी वाला नहीं होगा। घर का मतलब है यहाँ पे बोला गया हैबिटेट, जो नेचुरल हैबिटेट होता है उसके बारे में। तो जब हम लोग एनिमल्स का या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नेचुरल हैबिटेट के ऊपर स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं, जिसमें हम उस एनिमल या ऑर्गेनिज्म के रिलेशंस देखते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ और उसके एनवायरनमेंट के साथ। इसी को हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं। अर्नस्ट हैकल थे जिन्होंने पहली बार इकोलॉजी टर्म दिया था 1869 में। अब इकोलॉजी कैसे डिफाइन करेंगे? इकोलॉजी की जो डेफिनेशन वो हम लोग ऐसे देख सकते हैं। इकोलॉजी इज डिफाइंड एज अ साइंटिफिक स्टडी of the relationship of the living organisms with each other and with their environment। मतलब इकोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम लोग एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का संबंध पढ़ते हैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ और उसके एनवायरनमेंट के साथ। कहने का मतलब ये है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ किस तरीके के संबंध हैं, आपस में वो लोग कैसे इंटरेक्ट करते हैं, और साथ साथ में उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ कैसा संबंध है। इसी को हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। इन चीज के बारे में पढ़ना ही इकोलॉजी बोला जाता है। तो चलिए अब हम लोग हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं, हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी। सो द रूट्स ऑफ इकोलॉजी लाई इन नेचुरल हिस्ट्री विच इज एज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन इटसेल्फ। कहने का मतलब है कि जो इकोलॉजी सब्जेक्ट है वो नेचुरल हिस्ट्री से आया है, और नेचुरल हिस्ट्री अपने आप में ह्यूमन सिविलाइजेशन जितनी पुरानी है। जब ह्यूमन सिविलाइज्ड हुआ तब उसने अपने आसपास चीजों को गौर करना चालू किया है, उसने अपने आसपास की चीजों को समझना चालू किया, और इसी से हमारी नेचुरल हिस्ट्री आई, और नेचुरल हिस्ट्री से ही हमने इकोलॉजी सब्जेक्ट लिया। Since early history, man has indulged in ecology in a practical sort of way, knowingly and unknowingly। कहने का मतलब है कि काफी पहले से जो मैन है या ये ह्यूमन है वो इकोलॉजी के साथ किसी ना किसी तरीके से संपर्क में रहा है, या ये कह लीजिए किसी ना किसी तरीके से इकोलॉजी के साथ उसके संबंध रहे हैं। भले वो इस चीज को जानता हो या ना जानता हो, भले इस चीज के बारे में वो अवगत हो या ना हो, लेकिन वो इकोलॉजी में हमेशा इंडल्ज रहा।
In primitive societies, every individual was required to have an intimate knowledge of his environment for their survival. जो भी primitive societies होती हैं, जैसे हमारे ट्राइबल्स हो गया, जो जंगल में लोग रहते हैं, उनके जो इंडिविजुअल्स होते हैं या कोई इंडिविजुअल होता है, उसको अपने एनवायरनमेंट की नॉलेज होती है, तभी वो सरवाइव कर पाते हैं। क्योंकि अगर उनको अपने एनवायरनमेंट की नॉलेज नहीं होगी तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आप देखते हैं कि हम लोगों के पास भी कितनी पुरानी पुरानी नॉलेज है जड़ी बूटियों के तौर पर, और भी प्लांट्स की नॉलेज है कि कैसा कौन सा प्लांट किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ पर फायदे करता है। तो वो भी हमारी एक ट्रेडिशनल नॉलेज होगी जो हमने अपने एनवायरनमेंट से ड्राइव की थी हमारे सर्वाइवल के लिए। क्योंकि अगर हमारे पास वो नॉलेज नहीं होती तो हम सर्वाइव नहीं कर पाते। इसीलिए इस नॉलेज को पाना एक तरीके से एनवायरनमेंट को समझने जैसा होता है। और अगर आप एनवायरनमेंट को किसी को समझ रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो इकोलॉजी के अंदर ही आ जाता है। दैट इज अबाउट द फोर्सेस ऑफ नेचर एंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड हिम एंड हर। वही मैंने बात जो बोली वही है कि अगर आप एनवायरनमेंट की नॉलेज को गेन कर रहे हैं अपने सर्वाइवल के लिए, तो उसके लिए आपको अपने आसपास की जो प्लांट्स या एनिमल्स या जो नेचर है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, और उसके जानने को ही हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं। Our ancient Indian texts have references to ecological principles. हमारी जो एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट हैं उनमें भी कहीं ना कहीं जो इकोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनका रेफरेंस मिल जाता है, उनका वर्णन मिल जाता है। The classical text of the Vedic period such as Vedas, the Samhitas, the Brahmanas and the Aranyakas Upanishads contain many references to ecological concepts. तो ये हमारे कुछ क्लासिकल टेक्स्ट हो गए वैदिक पीरियड के जहाँ पे हमें इकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स मिल जाते हैं या इकोलॉजी का रेफरेंस मिल जाता है। जैसे हमारे वेदास हो गए, संहितास हो गए, ब्राह्मणास हो गए एंड उपनिषद्स हो गए। उपनिषद काफी सारे हैं, ये एक उपनिषद की कैटेगरी है, अरण्याकस। तो अब हम लोग एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। So everything that surrounds or affects an organism during its lifetime is collectively known as its environment. तो किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी जीव को कोई भी उसके जीवन काल में जो चीज अफेक्ट करती है, जो चीज प्रभावित करती है, उसको एनवायरनमेंट के अंदर रखते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म को काफी चीजें अफेक्ट करती हैं, उसके जो और साथ के जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो भी उसको अफेक्ट करते होंगे, जो उसके प्रेडेटर होंगे वो भी उसको अफेक्ट करते होंगे, जो उसका खाना होगा वो भी उसे अफेक्ट करता होगा, उसके जो आसपास की चीजें जो नॉन लिविंग चीजें होंगी वो भी उसको अफेक्ट करती होंगी। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो सारी चीजें उसको किसी ना किसी तरीके से प्रभावित करें या उसके आसपास रहें, उसके पूरे जीवन काल में, उसी को हम लोग एनवायरनमेंट कहते हैं। ये एनवायरनमेंट दोनों चीजों से बना होता है, जीवित मतलब लिविंग और बायोटिक, और नॉन लिविंग एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स दोनों ही एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वायरस टू मैन आर ऑब्लिगेटरीली डिपेंडेंट ऑन द एनवायरनमेंट फॉर फूड, एनर्जी, वाटर, ऑक्सीजन, शेल्टर एंड फॉर अदर नीड्स। तो ये हमारी कुछ एसेंशियल या बेसिक नीड्स हो गई जो हर किसी ऑर्गेनिज्म को जरूरत होती है। एनर्जी के लिए हमें फूड चाहिए, और जीने के लिए हमें वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, रहने के लिए हमें शेल्टर चाहिए। ये सारी हमारी बेसिक नीड्स हैं, और ये सारी चीजों के लिए सारे ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें वो अपने एनवायरनमेंट से ड्राइव करते हैं, अपने एनवायरनमेंट से लेते हैं किसी ना किसी तरीके से। चाहे वो छोटा से छोटा वायरस हो, या वो ह्यूमन हो, या ह्यूमन से भी बड़ा जो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वो हमेशा अपने एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है ऑब्लिगेटरीली। मतलब ये एक निश्चित है कि वो अपने एनवायरनमेंट पे डिपेंड करेगा ही। बिना एनवायरनमेंट के वो ये अपनी बेसिक चीजें नहीं ड्राइव कर पाएगा, और अगर जब उसके पास ये बेसिक नीड्स ही नहीं होंगी या बेसिक चीजें ही नहीं होंगी तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अदर नीड्स के लिए भी एनवायरनमेंट बहुत जरूरी होता है। इसीलिए एनवायरनमेंट वो सारी चीजें जो किसी ना किसी तरीके से किसी भी ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करती हैं। The relationship
and interaction between organism and environment are highly complex। मतलब ऑर्गेनिज्म के बीच में जो उनका संबंध होता है या किसी ऑर्गेनिज्म या एनवायरनमेंट के बीच में जो संबंध होता है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है। उसको आप बहुत सिंपल वे में नहीं समझ सकते हैं, वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, काफी जटिल होता है। और सारे ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट से और ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म में किसी ना किसी तरीके से जुड़े रहते हैं, इसीलिए वो इतने ज्यादा जटिल रिलेशनशिप में रहते हैं। No organism can live alone without interacting with other organisms। कोई भी ऑर्गेनिज्म कभी भी आइसोलेशन में नहीं रह सकता है, उसे कभी ना कभी अपनी किसी नीड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा। और इसीलिए अगर वो एनवायरनमेंट में रहता है अपनी बेसिक नीड्स के लिए भी, तो भी वो और दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट करेगा। इसीलिए कोई भी ऑर्गेनिज्म कभी भी अकेला नहीं रह सकता है, उसे दूसरे ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ती रहती है किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी वजह से। The environment is not static। जो हमारा एनवायरनमेंट है वो कभी भी एक जैसा नहीं रहता, वो हमेशा बदलता रहता है। हमारे जो सीजन्स आते हैं वो भी एक तरीके से एनवायरनमेंट को ही रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारे सीजन्स भी बदलते रहते हैं। हमारी कभी गर्मी आती है, कभी बारिश का सीजन आता है, कभी सर्दियां आती हैं। तो ये भी क्या है, एक नॉन स्टैटिक एनवायरनमेंट को दर्शाते हैं। यहाँ तक कि जो दिन में भी हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। सुबह का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है और दोपहर आते आते गर्मी बढ़ जाती है। तो ये भी क्या दिखा रहा है कि हमारा एनवायरनमेंट हमेशा कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स आर इन फ्लक्स एंड कीप्स चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली। मतलब जो भी हमारे बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर्स हैं वो हमेशा फ्लक्स में होते हैं, मतलब हमेशा चेंज होते रहते हैं, वो कभी भी स्टैटिक नहीं रहते हैं। क्योंकि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर ही मिलकर एनवायरनमेंट बनाते हैं, या ये कह लीजिए एनवायरनमेंट के अंदर ही बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर होते हैं। और क्योंकि एनवायरनमेंट ही हमेशा चेंज होता रहता है, इसीलिए बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स भी हमेशा चेंज होते रहते हैं, फ्लक्स में रहते हैं। फ्लक्स मतलब होता है कभी भी एक कांस्टेंट स्टेट में ना हो रहना, हमेशा बदलते रहना। और इसीलिए बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स भी बदलते रहते हैं एनवायरनमेंट की वजह से। तो ये कुछ एनवायरनमेंट्स हैं। ये टर्टल है, इसका एनवायरनमेंट कुछ इस तरीके का होगा पानी के अंदर, यहाँ पे खूब सारी मछलियां होंगी, कोरल रीफ्स होंगी। तो इसका एनवायरनमेंट अलग हो गया। यहाँ पे हमारे पास ये डियर है, इसका एनवायरनमेंट कुछ और हो गया। यहाँ पे घास है, जमीन है, पेड़ है। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग स्पीसीज के अलग अलग एनवायरनमेंट होते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल्स के अलग अलग एनवायरनमेंट होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म्स के अलग अलग एनवायरनमेंट होते हैं। इसीलिए जरूरी नहीं है कि सारे ऑर्गेनिज्म्स के एक ही जैसा एनवायरनमेंट हो, सबके अलग अलग एनवायरनमेंट होते हैं। इसीलिए मैन के भी अलग अलग एनवायरनमेंट होते हैं। हम लोग ऑफिस एनवायरनमेंट बोलते हैं, घर का एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो ये सारे हमारे अलग अलग एनवायरनमेंट कि आपका घर का माहौल कैसा है, आपके घर के आसपास की चीजें कैसी हैं, आपके ऑफिस में आसपास की चीजें कैसी हैं, पॉजिटिव है, निगेटिव है। तो इसी तरीके से एनवायरनमेंट भी अलग अलग तरीके के होते हैं अलग अलग स्पीसीज या ऑर्गेनिज्म्स के लिए। अब हम कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट पढ़ेंगे, जिसमें हम पहले बायोटिक कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। बायोटिक कंपोनेंट्स हमारे प्लांट्स आ जाते हैं। जाहिर सी बात है, प्लांट से हम अपना फूड लेते हैं। फिर डिकम्पोजर्स आते हैं, जो भी हमारे डेड मटेरियल्स होते हैं उनको डिकम्पोज करता है, दोबारा धरती में मिलाता है, ताकि जो प्लांट्स हैं उनका इस्तेमाल करके ग्रो कर सके। ह्यूमन ये बायोटिक फैक्टर में आ गया, सॉरी एनिमल्स आ गए हमारे, एंड पैरासाइट्स। तो ये सारे हमारे बायोटिक फैक्टर्स में आते हैं। अब एबायोटिक में कौन कौन आता है? एनर्जी। एनर्जी हमें कहां से मिलती है? जाहिर सी बात है, हमारी वन एंड ओनली जो सोर्स है एनर्जी के लिए वो हमारा सन है। अब आप कहोगे हम लोग तो फूड खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, उनसे हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन आप ये देखिए, जो आप लोग सब्जियां खाते हैं उनको एनर्जी कहां से मिलती है? वो अपनी एनर्जी लेते हैं, वो अपना फूड बनाते हैं सन की मदद से, सन की एनर्जी से। इसीलिए सन हो गया वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया, जो फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया वो सन हो गया। वाटर हो गया एबायोटिक फैक्टर में, पीने के लिए पानी जरूरी है।
ग्रेविटी भी एबायोटिक फैक्टर्स में आती है। ये हमारे न्यूटन बाबा हैं, जिन्होंने ग्रेविटी की खोज की थी। टेम्परेचर भी एबायोटिक फैक्टर में आता है। टेम्परेचर भी हमारे एनवायरनमेंट को डिसाइड करता है, या एनवायरनमेंट टेम्परेचर को डिसाइड करता है। उसी तरीके से फिर ऑर्गेनिज्म में डिसाइड होते हैं कि किस तरीके के ऑर्गेनिज्म किस एनवायरनमेंट में रहेंगे। तो ठंडा एनवायरनमेंट होगा जहाँ पे टेम्परेचर काफी कम होगा, वहां पे पोलर बियर्स मिलेंगे हमें, और जो गर्म होगा वहां पे हमें उस हिसाब से रेप्टाइल्स मिलेंगे। फायर भी एक एबायोटिक काफी इंपॉर्टेंट होता है फैक्टर। और हमारी टोपोग्राफिक, यानी मतलब हमारी जमीन कैसी है, वहां की जमीन कितनी उपजाऊ है, कितनी मतलब उसका टाइप क्या है, उसका वेरिएंट क्या है, तो वो भी एबायोटिक फैक्टर में आता है। उस हिसाब से भी हमारी वेजिटेशन डिसाइड होती है। डेजर्ट में तो कोई वेजिटेशन नहीं होगी, लेकिन जो गंगा प्लेन्स हैं जो काफी फर्टाइल हैं, तो गंगा प्लेन्स की टोपोग्राफी बिल्कुल चेंज हो गई, इसलिए वहां पे काफी फर्टाइल लैंड होता है, और उससे हमारी वेजिटेशन भी बदलती है, डिसाइड होती है कि कैसी जगह पर कैसी वेजिटेशन होगी। इसीलिए एनवायरनमेंट के में टोपोग्राफी भी एक काफी इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर होता है। अब ये ओवरऑल फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल एबायोटिक में हमारा एनर्जी हो गया, रेडिएशन हो गया, टेम्परेचर, हीट फ्लो, वाटर, एटमॉस्फेयर गैसेस, विंड, हवा कितनी तेज है, फायर, ग्रेविटी, टोपोग्राफी, सॉइल, जियोलॉजिकल सबस्ट्रेटम। अभी हम लोग ये जियोलॉजिकल सबस्ट्रेटम आगे पढ़ेंगे। बायोटिक में आ गया ग्रीन प्लांट्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स, डिकम्पोजर्स, पैरासाइट्स, सिम्बायंट्स, एनिमल्स एंड मैन। तो ये हमारे लगभग सारे एबायोटिक बायोटिक फैक्टर्स हो गए। इससे भी और भी कई सारे होंगे, लेकिन वो तो बहुत सारे होंगे, उनको मैं कहां से डालूंगा इसमें। तो चलिए हम लोग अब एक फिश का एनवायरनमेंट लेकर एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत फिश है। सबसे पहले तो हम लोग किसी भी फिश के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे, मतलब फिश का जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो किस तरीके का होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। सो इट्स एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट्स सच एज लाइट, टेम्परेचर, including the water in which nutrients, oxygen and other gases and organic matters are dissolved। अब ये सब तो हम लोग सभी जानते हैं कि जो फिश है वो पानी के अंदर रहती है, तो जाहिर सी बात है हम लोग जिस तरीके से हवा से सांस ले रहे हैं वो वैसे तो नहीं ले पाती होंगी। हम लोग जिस तरीके से ऑर्गेनिक मैटर्स ले रहे हैं वो उनका मोड अलग होता है। तो जो एनवायरनमेंट होता है किसी भी फिश का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। लाइट हो गया, जो सन होता है उसकी लाइट पहुंचती है, हल्की हल्की ज्यादातर पहुंचती है क्योंकि वो लोग काफी ऊपर रहते हैं, ऐसा नहीं है कि काफी डेप्थ में रहते हो। टेम्परेचर भी बहुत क्रूशियल होता है। वाटर हो गया, क्योंकि वाटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटर में ही उनकी ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, जो ऑक्सीजन होती है वो वाटर में मिली होती है। और जो दूसरी गैसेस हैं या जो ऑर्गेनिक मैटर हो गए, ऐसा नहीं है कि फिश कोई गैस नहीं लेते। जैसे मैंने पहले ही बोला कि ऑक्सीजन जो हो गया वो एक गैस हो गई, तो वो किसमें वाटर में डिसॉल्व है। या जो और भी जो गैसेस होगी जो भी फिश की जरूरत होती है वो वाटर में डिसॉल्व होती हैं, बहुत कम मात्रा में डिसॉल्व होती हैं। और उनके जो गिल्स होते हैं, जो एक तरीके से उनके लंग्स बोले जा सकते हैं, वो क्या करते हैं, वो यही करते हैं कि वो वाटर मुंह से अंदर लेते हैं, गिल्स में जाते हैं, गिल्स से वाटर बाहर निकल जाता है, और जो ऑक्सीजन होती है या जो भी उनके लिए इंपॉर्टेंट गैसेस होती है वो उसमें से फिल्टर आउट कर लेते हैं और उसको वो कंज्यूम कर लेते हैं। जो ऑर्गेनिक मैटर्स हो गए या जो भी उनका खाना पीना हो गया वो भी वाटर में ही डिसॉल्व रहता है या वाटर में मिलता है। या जो खाने के अलावा भी जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, किसी भी तरीके से न्यूट्रिएंट्स हो गए, ऑर्गेनिक मैटर्स हो गए, वो वाटर में ही डिसॉल्व रहते हैं। इसीलिए उनके लिए वाटर काफी एक इंपॉर्टेंट हो गया। इसीलिए अगर आप मछली को पानी से निकाल दो तो मछली मर जाती है। The biotic environment consists of microscopic organisms। अब हम देखते हैं, ये तो हमने अभी एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में बात किया जो भी उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होते हैं। अब हम देखते हैं उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से, मतलब जीवित फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। पहले तो उसमें आ गया माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, जो काफी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। उसमें प्लैंक्टन्स आते हैं, एज वेल एज एक्वेटिक प्लांट्स। जैसे ये आप देख रहे हो, ये भी क्या है, बायोटिक
कंपोनेंट है, ग्रीन ग्रीन प्लांट्स की तरह ही होंगे जिसमें ये लोग छुपे हुए हैं। एक तरीके से ये शेल्टर हो गया पूरा। ये इन फिशेस को प्रोटेक्ट करता है। एंड एनिमल्स, और जो पानी के अंदर जो एनिमल्स होते हैं वो, और डिकम्पोजर्स। जाहिर सी बात है कि ऐसे जीव्स की भी जरूरत होगी जो डेड मटेरियल है उनको डिकम्पोज कर सके, इसलिए पानी के अंदर भी डिकम्पोजर्स होते हैं जो मरे हुए चीजों को दोबारा से एनवायरनमेंट में लाते हैं डिकम्पोज करके। अब हम लोग इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ फिश की बात करेंगे। देखेंगे कि फिश का जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो कैसा होता है। इट इज एनक्लोज्ड बाय द आउटर बॉडी सरफेस। जाहिर सी बात है हम लोग इंटरनल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो वो उसकी बॉडी सरफेस के अंदर ही होगा, तो इसलिए जो बॉडी सरफेस होगी वो उसके आउटर लेयर होगी, उसके अंदर ही उसका जो एनवायरनमेंट है उसी को हम लोग इंटरनल एनवायरनमेंट बोलेंगे। सो द इंटरनल एनवायरनमेंट इज रिलेटिवली स्टेबल एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कहने का मतलब जो उसका जो बाहर का एनवायरनमेंट होता है वो थोड़ा अनस्टेबल होता है, क्योंकि उसमें चीजें चेंज होती रहती हैं, पानी भी बह रहा है, उसको उसके और भी साथी हैं जो उसके साथ में घूम रहे हैं, लेकिन जो उसका इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो लगभग सेम रहता है हमेशा। उसके बॉडी के अंदर जो उसका टेम्परेचर होगा वो लगभग सेम रहेगा, उसके जो ऑर्गन्स होंगे वो भी उसकी एक जगह पर रहेंगे और एक तरीके से वर्क करते रहेंगे। तो वो जो इसका इंटरनल एनवायरनमेंट होगा वो काफी ज्यादा स्टेबल होता है, तभी वो जीवित भी रह सकती है। अगर उसके अंदर ही मान लो एक ऑर्गन दूसरी जगह पे पहुंच गया या कहीं और पहुंच गया तो ऐसे तो वो जिंदा ही नहीं रह सकती है। इसीलिए इंटरनल एनवायरनमेंट हर ऑर्गेनिज्म का हमेशा स्टेबल होता है उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। हाउएवर इट इज नॉट एब्सोल्युटली कांस्टेंट। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसका इंटरनल एनवायरनमेंट हमेशा एक जैसा बना रहे, उसके अंदर भी चेंजेस होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं, लेकिन वो काफी माइनर होते हैं एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल में तो कभी भी कुछ भी बदल सकता है, कोई भी दूसरा जीव आ गया उसने उसको खा लिया, खत्म कर दिया, या एक जगह से दूसरी जगह चली गई, तो उसका एक्सटर्नल काफी बदलता रहता है एज कम्पेयर टू इंटरनल। लेकिन ऐसा नहीं कि इंटरनल हमेशा कांस्टेंट रहे, वो भी चेंज होता रहता है। इंजरी, इलनेस और एक्सेसिव स्ट्रेस अपसेट्स द इंटरनल एनवायरनमेंट। कहने का मतलब अगर उसे बाहर से कोई इंजरी होती है, मान लो उसे खाना नहीं मिल रहा है, या उसे कोई बीमारी होगी, या उसे दूसरा जानवर आके उसको चोट पहुंचा गया, उसकी वजह से क्या होता है जो उसका एक्सेसिव स्ट्रेस हो जाता है, उसको अंदर से स्ट्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से उसका जो अंदर का एनवायरनमेंट होता है वो अपसेट हो जाता है, वो एक तरीके से दुखी हो जाती है। For example, if a marine fish is transferred to a freshwater environment, it will not able to survive. आपने कभी-कभार एक्वेरियम्स में भी देखा होगा, जब नई फिश आती हैं तो वो काफी सारी ऐसी फिश होती हैं जो खत्म हो जाती हैं क्योंकि उनको वो एनवायरनमेंट पसंद नहीं आता, जिसकी वजह से क्या होता है जब उनको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट नहीं पसंद आता है या उनको कुछ डिस्टर्बेंसेस लगते हैं तो फिर उनका इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो भी अपसेट हो जाता है, वो जिसकी वजह से वो लोग दुखी रहने लगते हैं, और जिसकी वजह से फिर उनका कलर चेंज होने लगता है। जो भी उनके ब्यूटीफुल कलर्स होते हैं वो डार्क होने लगते हैं, फेड होने लगते हैं, और फिर अल्टीमेटली वो डाई कर जाते हैं और सरवाइव नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मरीन फिश को अगर हम फ्रेश वाटर में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि मरीन फिश क्या है, एक सॉल्ट वाटर की फिश है, वो ऐसे एनवायरनमेंट में रहती है जिसके पानी में नमक है, लेकिन जब उसको हम फ्रेश वाटर मतलब कि ऐसे पानी में ट्रांसफर करते हैं जहाँ पे नमक नहीं होता है, उसकी वजह से उसका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है वो पहले चेंज होता है, और जब वो उसके अनुकूल नहीं उसे मिलता है तब उसका इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज होता है, जिसकी वजह से वो अपसेट हो जाती है, और अपसेट की वजह से फिर वो सरवाइव नहीं कर पाती है। तो ये हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट की बात है, हमने इंटरनल एनवायरनमेंट भी देख लिया। आज के लिए इतना ही, कल से हम अपने इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इकोलॉजी, जिसमें हम लोग काफ़ी सारी बात करेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।